नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के जेपी अस्पताल में जवान की मौत के बाद शुरू हुई राजनीति पर। दूसरी खबर रीवा से है जहां अपराध दिन पर दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। तीसरी खबर उज्जैन से जहां जिला अस्पताल में अपने घायल पति और बेटे का इलाज करने पहुंची महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। चौथी खबर बालाघाट से है जहां 2 साल से सड़क का निर्माण हो रहा है लेकिन ठेकेदार ने सड़क में गिट्टी डालकर छोड़ दी। तो वहीं 5वीं और आखिरी खबर में बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और नई गाइडलाइन पर। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला जवान की मौत पर राजनीति से। तो राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती होमगार्ड जवान की मौत के मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती होमगार्ड जवान की मौत का मामला ये दर्शाता है कि राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी गंभीर नहीं है। जवान की मौत बताती है कि कोरोना पेशेंट के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं पीसी शर्मा ने राज्य सरकार से मांग की है कि मामले में छोटे अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करने की जगह बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मॉनिटरिंग में लापरवाही होने के चलते घटना घटी है। साथ ही शर्मा ने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और उसके बच्चों के शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था कराए जाने की राज्य सरकार से मांग की है। आपको बता दें होमगार्ड के जवान ने कुछ दिन पहले ही कोरोना टीके का दूसरा डोज लगाया था। इसके 2 दिन बाद उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत की थी। शनिवार को उन्हें जेपी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। भर्ती के दौरान उनकी कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उन्हें कोरोना संदिग्ध वार्ड में भर्ती कर आरटी-पीसीआर से जांच की खातिर सैंपल लिए गए। इसकी रिपोर्ट आने के पहले ही रविवार रात करीब 8 बजे से होमगार्ड का जवान गायब बताया गया और मंगलवार की शाम उसका बाथरूम में जो शव है बाथरूम में मिला। पुलिस के अनुसार कोरोना वार्ड का बाथरूम होने के कारण वहां कोई ज्यादा जाता नहीं है। साथ ही पुलिस ने बताया कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि जवान बाथरूम करने के दौरान चक्कर आकर गिर गया है। हालांकि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। नहीं, वो तो गलत है बिल्कुल। उसको सांस लेने में तकलीफ थी, उसके लिए भर्ती करा गया था, आइसोलेशन वार्ड में था और उसके जब जांच हुई थी तो उसका कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। तो कोरोना से संबंधित नहीं था, आइसोलेशन वार्ड में था। सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी उसको, है ना, सांस ऑक्सीजन पर रखा गया था। फिर ये पता चला कि वो बेड पे नहीं है तो ढूंढवाया गया तो शायद विभाग डॉक्टर ने बताया कि भाई वो वहाँ पे नहीं है। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। वो उसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है मैंने। उस मैट्रन को कराया, 2 सिस्टरों को सस्पेंड कराया। तो सस्पेंड करने के बाद वो जांच की कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस। उससे उसका कोई संबंध नहीं है, वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। ये हमको बेवकूफ़ बनाते रहे, कल पूरा दिन बेवकूफ़ बनाते रहे, आज दिन भर बेवकूफ़ बनाते रहे। हमें बेवकूफ़ बना के कैमरा दिखा रहे, हमको यहाँ का कैमरा दिखा रहे, कोविड का कैमरा नहीं दिखा रहे। हम पूरा कैमरा देखा है, उससे कहीं बाहर निकले नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये तो जांच का विषय है क्योंकि ये तो आगे जैसे जैसे जांच होगी तभी पता लगेगा। जैसे आप जानते हैं क्योंकि अब ये वाली बात के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मैंने खुद ही कोविड के दोनों डोज लगाए हुए हैं। आप में से भी लोगों ने लगा के रखे होंगे। तो खुदकुशी है सर? वो यही जांच करने की खुदकुशी तो नहीं है, ये जांच करने का विषय है। इसलिए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दें, जिससे कि पोस्टमार्टम के बाद ही वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि उनकी डेथ का कारण कार्डियक अरेस्ट है या किसी और तरीके का कोई इन्फेक्शन है या कोई और भी चीज़ है। तो जवान की मौत के बाद अब सियासत हो रही है। आरोप ये भी कि स्वास्थ्य केंद्रों में जहां कोविड पेशेंट हैं वहां पर किसी तरह के इंतजामात नहीं है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और जवान की मौत को लेकर भी अब जो है इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी देंगे। रिजवान, साफ है होमगार्ड का जवान, उसको दूसरा डोज लगा, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको हॉस्पिटल में लाया गया। एंटीजन रैपिड टेस्ट होता है जिसमें कई बार 50-50 के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव आई है। इसलिए उसको दूसरी बार जांच करने के लिए वहीं पर ही ठहरने के लिए रखा कि संदिग्ध है कि पेशेंट है कोविड का या नहीं। अब इस मामले में सियासत हो रही है कि अगर वो भागा भी तो भागकर वापस क्या कोविड सेंटर में ही आकर वॉशरूम गया? ये तो थोड़ा सा वाकई उलझा हुआ मामला लगता है। बिल्कुल साफ तौर पे कई सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि परिवार वालों का कहना है
कि 17 मार्च को जो है उनको दूसरा डोज लगा था, उसके बाद उसके दो या 3 दिन बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उनको जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जब पता किया तो उसके बाद से ही जब परिवार वालों ने पूछा अस्पताल प्रबंधक से और वहाँ के स्टाफ से, तो उनका साफ तौर से कहना था कि वो जो जवान है यहाँ से भाग गए हैं, और परिवार वालों ने इसकी जो रिपोर्ट है गुमशुदगी की वहाँ हबीबगंज थाने में कराई थी। लेकिन पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, क्या उनकी तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना कैमरे चेक किए गए, और जो कैमरे चेक कराए थे उनमें जवान जाते नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब परिवार वालों का कहना है जिस जगह से लाश मिली, जिस जगह मृतक का शव मिला, वहां हम 3 बार चेक करके आ चुके, उसके बाद जो है अब जब डॉक्टर ने चेक करा वहां जाकर तो मृतक का शव वहां मिलता है। क्या सवाल ये भी है क्या मृतक ने खुदकुशी करी, हार्ट अटैक से मौत हुई, या दूसरा डोज उनको नुकसान देगा? इन सब मामलों में पुलिस और जो अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, जो जांच कमेटी बनाई गई है, वो जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है, जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी देने के लिए। तो मामला काफ़ी उलझा हुआ है, ख़ास तौर पर इस पर आरोप यही लग रहे हैं कि जो होमगार्ड का जवान है उसकी मौत कोविड सेंटर में हुई है, तो कोविड सेंटर के बाथरूम में हुई है। तो कई आशंकाएं हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह से अगर वो होमगार्ड की मौत हो जाती है तो वहाँ देखने वाला क्या वाकई कोई नहीं था? सवाल बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, रीवा की बात करेंगे। रीवा में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। बदमाशों के बुलंद हौसले पुलिस को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाने के गुरु मार्केट का है, जहां बीती रात पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग हो गई। गोली एक युवक के हाथ और दूसरे पैर में लगी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस पहुंची। तब तक घायलों को उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं घायल युवकों की पहचान प्रकाश त्रिपाठी और सत्यम तिवारी के रूप में की गई है। ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 बाइक सवार खड़े हैं। इतने में तीसरे बाइक में 2 लोग आते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया, गोली मारने वालों की पहचान अनंतपुर के युवकों के रूप में हुई है और आरोपियों पर मामला कायम कर तलाश की जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21 के 11:30 बजे थाना विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत गुरु मार्केट के पास मैं बदमाश प्रिंस मुरैना और रवि पांडे, अधिराज, अन्य 2 साथियों के साथ में घायल ये प्रकाश त्रिपाठी और सत्यम तिवारी के साथ में फायर किए थे इनके ऊपर, जिससे प्रकाश त्रिपाठी को पैर में गोली लगी थी और सत्यम को जो है बाएं हाथ के पास लगी थी। और इन्हें तत्काल इनकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने इनको जो है अस्पताल पहुंचाया था और मुलजिमों की पता तलाश चल रही है। फुटेज भी देखकर उनके उसके हिसाब से तलाश की जा रही है। कहाँ के आरोपी रहने वाले हैं? ऋषि जो इटौरा और अनंतपुर के बताए गए हैं। किस बात को लेकर? पुराने रंजिश के बाद विवाद को लेकर आरोपी की धरपकड़ चालू है, आरोपियों की पकड़ चालू है और आरोपियों की धरपकड़ निरंतर जारी है। तो देखिए, क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है। आप देखिए किस तरह से रीवा में दिन दहाड़े 2 युवक जो थे उन पर गोलियां दागी गईं। एक गोली पैर में लगती है, एक गोली हाथ में लगती है और उसके बाद पुलिस के हाथ ये इनकी पहचान ज़रूर है। अब ये कहा जा रहा है कि अब मामले में पुलिस इन युवकों को पकड़ेगी, तलाश कर रही है। तमाम तरह के आरोप, लेकिन जब शनाख्त होने के बाद भी अगर पुलिस के हाथ खाली हैं तो क्या पुलिस की कार्रवाई धीमी चल रही है? संवाददाता अजय फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। अजय, किस तरह से रीवा में क्राइम बढ़ रहा है ये सबके सामने है। दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां दागी जा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि पुलिस के हाथ जब ये लोगों के नाम लग चुके हैं, शनाख्त हो चुकी है, तो अभी भी क्यों पकड़ से बाहर है? जी बिल्कुल पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस प्रकार रीवा में लगातार भले ही पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह जी जोर तोड़ से लगे हुए हैं कि अपराध को नियंत्रण करे, या फिर चाहे भू माफिया हो या फिर कोई अवैध कारोबार, नशे कारोबारी, और देखिए उसी प्रकार लगातार चाहे दिन हो चाहे रात, दिन भर में या लगातार अपराध हो रहे हैं।
खुलेआम गोली दागी जा रही हैं, रोड चलते युवकों को या लड़कियों के साथ अभद्र किया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है, घर में घुस के मार दिया जाता है। ऐसे में ही गुरु मार्केट का पूरा मामला है। ये सत्यम तिवारी हैं, ये अनंतपुर के ही निवासी हैं। ये लौट रहे थे किसी पार्टी से, इनके साथ अचानक इनको रोक करके मेन रोड पर ही इनके साथ दूर से गोली फायरिंग कर दी जाती है, जिसके कारण इनके सत्यम के हाथ में गोली लगती है और साथ में उनके दोस्त प्रकाश उनके पैर में गोली लग जाती है। और अपराधी के इतने हौसले बुलंद थे कि जहां का ये पूरा मामला है वहां से थाने की दूरी लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी है, कहा जाए तो किलोमीटर से भी कम है। तो क्या ऐसे में अगर वहां आवाज आई हो, क्योंकि देखिए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो रोड एकदम खाली थी और उस जहां का पूरा वारदात वहां से लगभग 500 से 700 किलोमीटर दूरी है। तो ऐसे में पुलिस पहुंच भी नहीं पाई, देरी पहुंचती है और फिर पहुंच होने के बाद या मतलब ऐसा का बताया जा रहा है कि जैसे कि नगर पुलिस अधीक्षक जो है सच्चिदानंद जी ने बताया कि आरोपी जो है आनंदपुर के ही निवासी हैं। तो आखिर अभी तक आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं गया? अभी तक इनके हाथ से बाहर हैं। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर खुद से ही अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है। बिल्कुल साफ है कि जब नज़दीकी में थाना है तो आखिर कैसे इन जो इस तरह के अपराधी हैं, इस तरह के आरोपी हैं, इनके हौसले बुलंद रहते हैं कि वो नज़दीक में थाने के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लोगों को रोकते हैं, फिर गोलियां दागते हैं। सवाल क्या कानून का खौफ नहीं है जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं उनके ऊपर, या इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं? सवाल बरकरार है। फिलहाल शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो पुलिस चाहे कितनी भी सख्त हो जाए, कानून का सख्ती से पालन कराना, कानून का खौफ अपराधियों में हो, इसको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। वरना थाना सिर्फ 5 से 7 मीटर, जी हाँ 7 मीटर की दूरी पर थाना है और 7 मीटर की दूरी पर ही गोलियां दागी जाती हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन के जिला अस्पताल में मंगलवार रात को जमकर हंगामा हुआ। पति और बेटे का इलाज कराने पहुंची महिला ने डॉक्टर के साथ हाथापाई करते हुए पुलिसकर्मी के साथ भी छूमा-छटकी की। दरअसल न्यू इंदिरा नगर निवासी महिला अपने पति और बेटे को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर दीपक शर्मा ने जब दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती करने को कहा तो महिला उन्हें अन्य अस्पताल में ले जाने पर अड़ गई। किसी और अस्पताल में ले जाने के लिए उसने कहा होगा। डॉक्टर ने महिला को जिला अस्पताल का पर्चा जमा कराने को कहा तो महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना सहित अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद महिला ने पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। विवाद की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दुर्घटना में घायल पति और पुत्र का इलाज कराने पहुंची महिला ने डॉक्टर के साथ किस तरह से हाथापाई और पुलिस अधिकारियों के साथ झुमा-झटकी की है। फिलहाल पुलिस ने महिला, उसके पति, उसके बेटे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में रात के समय 10 बजे के आसपास 2 पुरुषों को लेके आया गया घटिया 100 डायल के द्वारा, और वो लोग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में थे। तो उनकी जिस तरीके से एमएलसी बनना चाहिए वो बनाते हुए मैंने कार्रवाई जो करी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो करी और भर्ती करने के लिए पर्चे बनाए। तो भर्ती का पर्चा उन्होंने लिया और उसके बाद में भर्ती ना होते हुए पर्चे को अपने पास दबा लिया, छुपा लिया और उसके बाद अस्पताल से एब्सकॉन्ड करने लगे। पर्चा मांगने पर उन्होंने बोला कि पर्चा नहीं है हमारे पास, 2 बार बोलने पर भी नहीं दिया उन्होंने और बाहर चले गए। बाहर जाकर जब उनसे मैंने बोला कि आप सरकारी दस्तावेज़ को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, आपको वो जमा करा के ही जहाँ जाना है वहाँ जाना होगा, तो आपत्ति जताते हुए उन्होंने वहाँ पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी। तो देखिए, कहा जाता है डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आप जब किसी भी अस्पताल में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ आप डॉक्टर सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह आपकी परेशानी है, आपकी तकलीफ़ को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब महिला को ये लगा कि वो नहीं भर्ती करना चाहती तो उसने कहा कि वो किसी और हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है। लेकिन आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर पहुँचते हैं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। दस्तावेज़ों को जमा करना या एक फ़ाइल पुटअप करना, आप डिस्चार्ज कार्ड लेते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ इस महिला ने ऐसा ना करते हुए हाथापाई की, मारपीट की, पुलिस अधिकारियों के साथ झूमा-झटकी की। पुलिस ने मामला ज़रूर दर्ज कर लिया है और समझने की कोशिश हम करते हैं। किशोर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, क्या कुछ आगे मामला पहुंचा है? जिस तरह से महिला ने हाथापाई की है, पुलिस अधिकारियों के साथ झूमा-झटकी की है, मामला किन धाराओं में दर्ज किया गया है और क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन के नागगिरी निवासी पिता पुत्र है
रात को जिला अस्पताल में एक्सीडेंट होने पे इलाज कराने आए थे जी। डॉक्टर का ऐसा कहना है कि ये पिता इनके नशे के उसमें थे, इसलिए ये काम पे टकरा गए। इलाज कराने पर जब अस्पताल में इलाज के दौरान विवाद हो गया इनसे डॉक्टर से। जी जी किशोर, आगे बताइए। डॉक्टर से विवाद होने पर इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी, वो पिता पुत्र और वो महिला को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए किशोर। तो पिता पुत्र महिला तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये भी गया कि जो पिता हैं, जो इन दोनों यानी पिता और पुत्र का किसी तरह से छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये यहाँ पहुँचे थे। प्राथमिक उपचार के बाद जब उन्हें एडमिट करने के लिए कहा गया डॉक्टरों की तरफ से, तो महिला ने इनकार किया, कागजात जमा करने से मना कर दिया। हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जिला अस्पताल के कागजात आपको जमा करने होंगे। नशे में धुत था पिता, जिसके बाद से मारपीट, जुमा झटकी की खबर भी निकल कर आई। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। देश के कोने कोने में बेहतर सड़क का वादा किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट में सड़कों की हालत देखकर वहां से गुजरने का भी मन नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं परसवाड़ा जनपद के झारखेड़ा सहजना झागुल बोदा मार्ग की, जहां बीते 2 साल से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार ने महज गिट्टी बिछाकर सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से आवागमन करने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। यहां तक कि स्कूली बच्चे भी साइकिल के बजाय पैदल ही स्कूल आना जाना कर रहे हैं। छात्राओं का कहना है सड़क पर गिट्टी डालने से आए दिन साइकिल पंक्चर हो जाती है, इस वजह से हम साइकिल छोड़ पैदल ही आना पसंद करते हैं। ग्रामीणों की माने तो गिट्टी होने की वजह से उनकी बाइकें भी आए दिन पंक्चर हो रही हैं और गाड़ियां भी फिसल रही हैं। विभाग इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारियों का कहना है सड़क की मरम्मत कार्य ठेकेदार को तय समय अवधि पर पूरा करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से करीब 6 महीने काम बंद रहा, जिस वजह से कार्य पूरा नहीं हो सका है। ठेकेदार भुगतान न मिलने की आड़ में एक्सटेंशन की मांग कर रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है। तो है क्या है, चलने में सब चीज़ में परेशानी है ना। ये ठेकेदार इसके बाद कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है, बस खाली गिट्टी डाला है, बस हो गया। अच्छा, तो यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर से झांगुल से बच्चे इधर आते हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ पंचर हो रही है, डबल गाड़ियों में जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो रही है। साइकिल खराब हो जाने की वजह से, रोड की खराब है ना, इसी वजह से। अच्छा, कितने दिन से खराब है ये सड़क? 2 साल से गिट्टी बिछे हैं। अच्छा, लेकिन सड़क बहुत दिनों से खराब है। 2 साल से ये काम चालू है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या इसमें साइकिलें बार बार खराब हो रही है आपकी? जी, पंचर हो जाते हैं साइकिल। अच्छा, तो ये गिट्टी बिछी हुई है पिछले जब से अपना लॉकडाउन लगा हुआ है ना, गिट्टी बिछी और लॉकडाउन चालू हो गया। हाँ सर, तो 5-6 महीने तो मतलब वही चला गया, उस समय काम बंद ही रहा है। इसके बाद से अब वो काम में चूँकि क्या है, उसे एक अनबन के तहत 2 रोड उसमें थी ठेकेदार की, तो उन्होंने एक रोड का तो काम कर दिया मयूर सिंह को, झांगुल से झारखंड से झांगुल बॉर्डर है, इसलिए इन्होंने क्या WM काम किया है, लेकिन अब वो उनका कहना ये है कि हमारा जो है तो भुगतान नहीं हो पाया, जबकि बिल वगैरह हम लोग बना के दे दिए हैं अन्य के अभाव में। तो अभी भी लॉकडाउन का हवाला दिया जा रहा है कि लॉकडाउन लग गया था इसलिए काम बंद कर दिया गया था। अरे साहब, अनलॉक हुए काफी समय हो चुका है, उसके बाद भी काम प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? संवाददाता अमित शुक्ला फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ इस मामले में जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सड़क अगर 2 साल से नहीं बनी है तो सिर्फ लॉकडाउन का हवाला देकर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे या जो आपका काम है उस काम को नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? परेशान तो आम जनता हो रही है, स्कूली छात्र छात्राएं हो रहे हैं। हाँ पारुल, ये बात सही है। बताया जा रहा है कि ये काफी समय से यहाँ के जो अधिकारी है इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार ने ये बोला कि मेरे गिट्टी बिछाने के बाद यहाँ पर गिट्टी डाल दी गई है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से हमारा काम नहीं हो पाया और कई बार उनसे बात की गई इस मामले में, तो उन्होंने ये बोला, अधिकारी का भी ये बोलना आ रहा है कि इस पे काम करा दिया जाएगा, उस पर लापरवाही बरती जा रही है अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल, अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। और ये जो इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि अब ठेकेदार चाहता है कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए, इसलिए वो टाल रहा है, या उसको वाकई पेमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है?
पेमेंट हो चुका है उसको, बस वही एक्सटेंशन चाह रहा है कि ताकि इसका फिर रिन्यूअल हो, अगला सेंक्शन हो, फिर ठेकेदार का टेंडर भरूंगा, फिर से इस काम मेरे को मिले, इस वजह से फिर से पैसा लेने की वजह से लालच के बलबूते पे काम करा रहा है वो। ज्यादा पैसों का लालच, या यूं कहें कि एक बार का पैसा खा गए, आप दोबारा फिर से खाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए अमित। देखिए, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें ठेकेदारों को टेंडर लेकर काम लेना होता है, लेकिन समय अवधि होती है, समय सीमा के अंतर्गत इस काम को उन्हें पूरा भी करना होता है। और अगर समय सीमा में काम नहीं किया जाता तो जितनी राशि उसके पास है वो तो ठीक है, उसका उसे दर्शाना होगा कि काम किया या नहीं, लेकिन बाकी जो राशि नहीं दी जाती है या आगे जो किश्तों पर ये पैसा मिलता है वो कोलैप्स हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है, तो जाहिर है जनता का ही नुकसान होता है। अब आगे देखते हैं सड़क मामले में आगे क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1700 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भोपाल में बीते 24 घंटे में जहां 360 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं इंदौर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। 96 दिन बाद मंगलवार को 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। दिसंबर के बाद पहली बार 400 का आंकड़ा पार हुआ। इससे पहले 9 दिसंबर 2020 को 456 और 8 दिसंबर को 495 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या 2240 हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने सभी दलों से अपील की कि कोरोना महामारी पर राजनीति करने की जगह एक साथ इससे लड़ने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लग सकेगा। हालांकि कोरोना रोकने के लिए शहर, जिले या क्षेत्र में पाबंदियां लगना संभव है, लेकिन पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं होगा और न ही राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक लगेगी। राज्यों के बीच आवाजाही के लिए अनुमति या ई परमिट की भी जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां हो सकेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर हाउस टू हाउस सर्विलांस किया जाएगा। और कोरोना से लेकर और अभी जो परिस्थितियां हैं, यानी शुरू में जब हमने कोरोना के आंकड़े देखे, फिर लॉकडाउन, और अभी भी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को शक तो यही है कि आने वाले दिनों में जो है लॉकडाउन की स्थिति बनेगी, लेकिन फिलहाल जो नई गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया है कि पूरे राज्य में एक साथ लॉकडाउन नहीं लग सकता है। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रत्नाकर सर, कोरोना लगातार बिगड़ती स्थिति और इंदौर में दोबारा से 400 के आंकड़े सामने आए हैं, जो दिसंबर के समय और उससे पहले भी जब कोरोना पीक पर था तब हमने देखा था। आप अभी जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, और गाइडलाइन आ चुकी है कि अब लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल नहीं होगी? इसी हालात को तो लेकर हमारी टीवी जिला का विशेष कार्यक्रम चला है अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की, उसमें बिल्कुल साफ है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही हालात इस तेजी से बिगड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र की नई गाइडलाइन की बात है जी, इससे लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, मगर मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े खतरे की बात है, क्योंकि आपने कहा है कि बाहर से आने वाले राज्यों के लोगों के लिए ई परमिट तक की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, मध्य प्रदेश से एकदम लगा हुआ है, वो वहां से आने वालों पर रोक लगाई जाना बहुत जरूरी था। अभी तो रिलैक्सेशन मिला है, इसका एडवर्स इफेक्ट कम से कम मध्य प्रदेश के ऊपर होने की आशंका है। बाकी गाइडलाइंस का अगर पूरी तरीके से फॉलो किया जाता, कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई गतिविधि कर सकेंगे, अंदर नहीं करने की इजाजत दी जाएगी, ये भी रिलीजियसली फॉलो हो जाता है तो फिर माना जा सकता है कि स्थिति एक बार फिर कुछ नियंत्रण में आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी तमाम जानकारी के लिए। तो इसे सीरियसली एक बार फिर से लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आंकड़े कम होने लगे थे, लापरवाहियां बढ़ने लगी थी, मास्क गायब होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये कह रहे हैं कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतिए, अपना ध्यान रखिए। सुरक्षा के लिए 3 मूल मंत्र सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसे अपने जीवन में जरूर शामिल करें और इसका नियम से पालन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।